Good morning, students. We have studied the processes of biotechnology. Now we will study the application of biotechnology. So now we will start chapter 12, Biotechnology and its application. इसमें हम जो ह्यूमन बीइंग के लिए इस बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, क्या किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल हो सकती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो ये जो है बायोटेक्नोलॉजी कई तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है. जैसे फर्स्ट, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर. तो ये बायोटेक्नोलॉजिकल जो एप्लीकेशन है वो एग्रीकल्चर में हाई यील्ड, अधिक उत्पादन के लिए यूज़ की जाती है तथा हमारी डिपेंडेंसी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र पर कम हो, उसका जो है उसके लिए यूज़ की जाती है. साथ ही साथ हम जो सॉइल की फर्टिलिटी है उस उपजाऊपन को बनाए रखें और जो उपजाऊपन है उसमें अधिक से अधिक हम जो प्लांट है वो अधिक से अधिक न्यूट्रिएंट का यूज़ कर सके, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे. सेकेंड है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन. मेडिसिन में हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत तरीके से यूज़फुल है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. थर्ड इज ट्रांसजेनिक एनिमल, मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, जिनके जीन में कुछ मैनिपुलेशन किया जाता है, उनको उन एनिमल्स को बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स. तो इसके बारे में स्टडी करेंगे. आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर. आज हम बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन को एग्रीकल्चर में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे. अब एग्रीकल्चर में हमको अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए हम 3 ऑप्शन पर स्टडी कर सकते हैं, 3 ऑप्शन के बारे में विचार कर सकते हैं. पहला, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के बेस्ड जो एग्रीकल्चर है, ज़्यादा से ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो उनमें हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं बहुत अधिक. इस तरीके से हमने उत्पादन को ट्रिपलिंग कर लिया है, तिगुना कर लिया उत्पादन को. सेकंड है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में कंपोज्ड और ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ किया जाता है एज ए फर्टिलाइज़र, और ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, तो वो कहलाता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. ये जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है ये इको फ्रेंडली होता है. नाउ थर्ड इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उनका उत्पादन करें ताकि हमको जो केमिकल्स है, जो फर्टिलाइज़र्स है, जो इंसेक्टिसाइड्स है, उन पर डिपेंडेंसी ना रहे. तो इसके लिए जो थर्ड है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीएमओ. तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है उनका यदि हम उत्पादन करते हैं तो वो बहुत अधिक उत्पादन दे सकती है और हमारी डिपेंडेंसी इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड से कम कर सकती है. तो ये जो जीएमओ है या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स जो है क्रॉप को मोर टॉलरेंट बनाते हैं इन स्ट्रेसफुल कंडीशन, मतलब विपरीत परिस्थितियों में, जैसे कोल्ड है, ड्रॉट है, साल्ट है, हीट है, उस कंडीशन में ये प्लांट्स को ज़्यादा टॉलरेंट बनाते हैं. और सेकंड जो है वो ये केमिकल्स पर अपनी डिपेंडेंसी जो है उसको कम करते हैं. तीसरा, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं ये रिड्यूस करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को, कि जो हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉसेस होते हैं पेस्ट वगैरह के थ्रू, वो उस लॉसेस को कम करते हैं. और ये जो प्लांट है ये इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करते हैं, मिनरल यूसेस की इफ़िशियंसी, मतलब जो सॉइल में है मैक्सिमम उसका यूटिलाइज करेंगे मिनरल को, और वो जल्दी से जल्दी सॉइल की फर्टिलिटी को कम नहीं होने देते. मीन्स दे प्रिवेंट द अर्ली एग्जॉस्टेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. सॉइल को जल्दी
इनफर्टाइल होने से रोकते हैं। नेक्स्ट है इन्हांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। ये फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन ए इनरिच्ड राइस, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है वो विटामिन ए इनरिच्ड होता है, जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कम करता है। तो इस तरीके से वो मोर न्यूट्रिटिव है। तो इस तरीके से ये प्लांट्स हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। कौन से प्लांट्स? उनका एग्रीकल्चर जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, उनका यदि हम एग्रीकल्चर करेंगे तो हमारा जो यील्ड है, जो उत्पादन है, वो ज़्यादा होगा। इसके अतिरिक्त ये जो जीएमओ है ये टेलर मेड प्लांट्स मीन्स हमको हमारी आवश्यकता के अनुसार हम उसमें उस चीज़ का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको ज़्यादा स्टार्च वाला प्लांट चाहिए या जो भी हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार हम उसको मॉडिफाई कर सकें, तो इसमें भी इसका यूज़, इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ हो सकता है, तो फार्मास्यूटिकल्स या मेडिसिन में भी इसका यूज़ हो सकता है। अब हम एग्रीकल्चर में कुछ जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। एग्रीकल्चर की बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन जो एग्रीकल्चर में है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का उत्पादन करते हैं, तो ये जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का उत्पादन करने से हमको जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं उसके अमाउंट में कमी आ जाएगी, बहुत कम हो जाएगा या न के बराबर हो जाएगा। तो ये जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है ये हम अधिक मात्रा में उत्पादन कर पाएंगे। एक जो बीटी टॉक्सिन है वो जो है एक बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिनेंसिस में क्लोन्ड किया जाता है और उसको जो एक्सप्रेस जो है प्लांट में किया जाता है। तो ये जो बैसिलस थुरिंजिनेंसिस है इसको शॉर्ट में बीटी बोलते हैं। तो यदि ये कॉटन में एक्सप्रेस किया जाता है तो बीटी कॉटन। तो ये जो बीटी टॉक्सिन है ये इस जीन के द्वारा उत्पादित किया जाता है, ये प्रोटीन। और ये जो बीटी टॉक्सिन है, ये बीटी टॉक्सिन जो है प्लांट को उस स्पेशल इंसेक्ट्स के प्रति जो है रेजिस्टेंट बनाता है विदाउट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। वास्तव में ये एक बायोपेस्टिसाइड्स की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, ये सब में हम डिफरेंट जो है उसकी जीन का यूज़ किया जाता है और इस जीन को जो है बैक्टीरिया में क्लोन किया जाता है बैसिलस थुरिंजिनेंसिस में और इसको एक्सप्रेस करवाया जाता है प्लांट्स में। सम ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुरिंजिनेंसिस जो है ये बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, जो इंसेक्ट्स को नष्ट करता है। एक लेपिडोप्टेरियन जो कि टोबैको में और बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनमें जो है प्रोडक्शन को कम करता है। इस इंसेक्ट्स की वजह से फसल में प्रोडक्शन कम होता है। पर यदि हम ये जीन इसमें ऐड कर देते हैं, बीटी टॉक्सिन का यदि मॉडिफाइड कर देते हैं तो ये बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ये बीटी टॉक्सिन एक प्रकार का जो है एक टॉक्सिन है, पर ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहता है और जब ये इंसेक्ट्स के द्वारा खाया जाता है तो उनकी गट में जाके अल्कलाइन पीएच में ये एक्टिव में बन जाता है और उनकी गट की वाल है, एपिथेलियल सेल है, उसमें ये जो है इन्फ्लेमेशन और पोर्स क्रिएट करता है और इवेंचुअली जो इंसेक्ट्स है उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये इंसेक्टिसाइड्स का काम करता है। और ये जो स्पेसिफिक ये जो बीटी टॉक्सिन है ये सब प्लांट्स के लिए अलग अलग टाइप के होते हैं। ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वे आर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थुरिंजिनेंसिस एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट्स सच एज कॉटन। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट। ये
कौन सा क्रॉप है और कौन सा पेस्ट है उसको किल करने के लिए कौन सा जीन, बीटी टॉक्सिन का जीन लेना है, वो डिपेंड करता है कि हमको कौन सा प्लांट ले रहे हैं और हमको कौन से पेस्ट को किल करना है, क्योंकि ये बीटी टॉक्सिन हर अलग अलग पेस्ट के लिए बड़ा स्पेसिफिक होता है। ये जो टॉक्सिन है ये स्पेशल जीन के द्वारा कोडेड होते हैं जिनको क्राई कहते हैं, क्राई जीन। और ये कई सारे, मैंने जैसा बताया कि ये स्पेसिफिक होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन कोडेड क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकंड AB, ये दोनों कंट्रोल करते हैं कॉटन बुलवर्म को। और क्राई फर्स्ट AB ये कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। इस तरीके से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है क्रॉप तैयार करके हम उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं और हमारी निर्भरता केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स तथा पेस्टिसाइड्स पर कम कर सकते हैं। अगली क्लास में हम नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन पढ़ेंगे।